हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीएनडब्ल्यू के शंटिंग से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया गया है, चुन करके रखा गया है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कोच का बीपी मतलब कि ब्रेक पाइप मेटालिक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर आईसीएफ कोच में क्या करना चाहिए। अगर मेटालिक पाइप क्षतिग्रस्त हो गया है, फट गया है, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग जो है बाईपास कपलर की सहायता से कोच को बाईपास करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें प्रत्येक मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो इसका आंसर है उसी को पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कोच का बीपी मेटालिक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर मतलब ब्रेक कोच में ब्रेक पाइप मेटालिक ब्रेक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर एएलएचबी कोच के ट्रेन में मतलब कि हम क्या करेंगे। ठीक है, पाइप अगर क्षतिग्रस्त है, बीपी मतलब कि ब्रेक पाइप अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो उस वक्त भी हम बाईपास कपलर की सहायता से कोच को बाईपास करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोच का बीपी एयर होज पाइप क्षतिग्रस्त होने पर आईसीएफ कोच ट्रेन में हम क्या करेंगे। और कोच का बीपी का ब्रेक पाइप का एयर होज अगर फट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो उस स्थिति में भी हम बाईपास कपलर की सहायता से कोच को बाईपास करेंगे। ठीक है, ये सब जो है कॉपी में आप एक जगह नोट करके तब याद कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि कोच का एफपी मेटालिक पाइप क्षतिग्रस्त होने पर अगर एफपी यानी फीड पाइप अगर क्षतिग्रस्त हो गया, फट गया, टूट गया, तो आईसीएफ कोच में हम क्या करेंगे। तो उस वक्त हम लोग गाड़ी को सिंगल पाइप से चलाएंगे। अगर आईसीएफ कोच है और उसका एफपी पाइप मतलब कि फीड पाइप अगर फट गया है तो उसको हम सिंगल पाइप से ही काम अपना चलाएंगे। ठीक है, सिंगल पाइप का मतलब ये है कि दो होता है एफपी एंड बीपी, दो पाइप होते हैं, ब्रेक पाइप पाइप है, फीड पाइप। तो अगर एफपी पाइप अगर फट जाता है तो हम केवल बीपी पाइप से ही काम चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कोच का एफपी पाइप मेटालिक क्षतिग्रस्त मतलब हो गया, मेटा एफपी पाइप अगर क्षतिग्रस्त होने पर एलएचबी कोच में हम क्या करेंगे। तो वहां भी हम बाईपास कपलर की सहायता से हम बाईपास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच ट्रेन में एक कोच का बीपी पाइप 27 मीटर लंबे फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पाइप से कोच कोच बाईपास करने के बाद क्या करना होगा। ठीक है, तो उस वक्त कोच के ब्रेक, यहाँ पर देख लीजिए बी में ऑप्शन, कोच के ब्रेक रिलीज एवं आइसोलेट करना होगा, अर्थात कोच के ब्रेक को रिलीज करना होगा तथा उस वक्त आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोच में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो कोच में फ्लैट टायर की सीमा देख लीजिए, ए में 60 दिया है, बी में 70, सी में 50 है और डी में 40। तो यहाँ जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का सही आंसर सी यानी 50 हो जाएगा। फ्लैट टायर होता क्या है, तो हम आपको ये बता दें पहले कि ये जो चक्के जो होते हैं, चक्के के साइड में जब देखते हुए जो कोर होते हैं, कोर जिसे हम सीधी भाषा में अगर उसको हम कोर बोलेंगे, इसे टेक्निकल भाषा में उसको हम फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लैंज जो है एकदम सीधी 90 डिग्री में मतलब कि इतना ना मतलब कि एकदम खड़ा होता है, इसीलिए इस तरह का बना होता है, मतलब कि उस पर 90 डिग्री का नहीं, हल्का सा कर्व होता है। लेकिन अगर वो 90 डिग्री में फ्लैंज जो है बिल्कुल खड़ा हो जाए, यानी तो उसको हम मतलब कि फ्लैट टायर कहते हैं। तो उसको जो है जैसे कोच में जो है फ्लैट टायर की सीमा 50 होती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ कि वैगन में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो वैगन में 60 होता है, लेकिन लोको में 50 ही होता है। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोको में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो लोको में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा भी 50 ही होता है और वैगन में 60 होता है। तो याद रखिए कोच लोको में 50 तथा वैगन में 60 होता है। ठीक है, और 10 नंबर में क्या कह रहा है कि कोच में फ्लैट टायर की लंबाई सीमा से अधिक होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है। ठीक है, कोच में कोच में अगर फ्लैट टायर हो गया है तो उसकी कितनी मतलब कि स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा अगर फ्लैट टायर हो गया है। तो फ्लैट टायर हो जाने पर बहुत ही मतलब कि आप देखे होइएगा जब गाड़ी में सफर करते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो धड़ाम 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 लगता है कि नीचे जितने भी गिट्टी जो पत्थर रखे हुए हैं उस पर जो है
चक्का जो है चढ़ रहा है या छटक रहा है, यानी ठाए ठाए की आवाज आती है, उससे हम समझ जाते हैं कि फ्लैट टायर हो गया है। मतलब फ्लैट टायर जब अधिक गड्ढा हो जाएगा, मतलब तो लाइन जो रेलवे लाइन जिस पर लगा हुआ है, जिस नॉट बोल्ट की सहायता से उसको कसा हुआ है, उसको जो है वो काट देता है, जिसके कारण जो है पटरी जो है इधर उधर, रेल लाइन जो है इधर उधर हो जाती है। क्योंकि फ्लैट टायर होने पर उसका कोर नीचे जा करके नॉट बोल्ट को काट देता है, या जितने भी नीचे देखते हैं कि पत्थर गिट्टी जो रखा हुआ रहता है उस पर जो है वह चढ़ता है तो ठाई ठुई की आवाज आता है। इसलिए फ्लैट टायर अधिक होने पर, 50 से अधिक होने पर पूंछ में, तथा वैगन में 60 mm से अधिक होने पर उसको आइसोलेट करना चाहिए, मतलब कि उस चक्के को बाहर कर देना चाहिए। और उस वक्त अधिकतम स्पीड जो है 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वैगन में फ्लैट टायर की लंबाई सीमा से अधिक होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है। वैगन में अगर फ्लैट टायर लंबाई सीमा यानी 60 से अगर अधिक हो जाती है तो उस वक्त जो है इस प्रकार की कितना, मतलब कि हम स्पीड रखेंगे तो उसमें भी हम 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि डिब्बे में फ्लैट टायर की पहचान कैसी होती है। माने हम कैसे पहचानेंगे कि डिब्बा में जो है फ्लैट टायर हो गया है, मतलब कि उसका फ्लैंज जो है 50 mm से उसकी गहराई ज़्यादा हो गया है, या वैगन में 60 से ज़्यादा हो गया है, या 60 mm हो गया है। तो उसमें क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बी में लिया कि हैमरिंग साउंड आने के कारण वो लगेगा कि आपको हैमरिंग जो है ढाई ढूई की आवाज़ आने लगेगा। जब गाड़ी में सफ़र करिएगा तो धड़ाम धड़ाम की जब आवाज़ आती है तो क्या होता है, गिट्टी या नट बोल्ट जो कसा रहता है लाइन में उसी पर वो चढ़ता है, जिसके कारण आवाज़ उस टाइप से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि डिब्बे में हॉट एक्सल की पहचान कैसी होती है। हॉट एक्सल की पहचान कैसी होती है, तो ए नंबर में दिया है एक्सल बॉक्स गर्म एवं लाल होना। ठीक है, एक्सल बॉक्स जो है गर्म एवं लाल हो जाता है। ठीक है, तो एक्सल बॉक्स जो है इसमें भी अब सीमा है कि एक्सल बॉक्स जो है लाल गर्म हो जाता है, जिससे हमको पहचान लेते हैं कि डिब्बे जो है एक्सल जो है डिब्बा का, मतलब उस कोच का एक्सल जो है हॉट हो गया है। तो इसका भी ये है कि बियरिंग का एक ही एक्सल मान लेते हैं कि दोनों तरफ बियरिंग लगा हुआ है, तो दोनों में अगर यह आईसीएफ है तो ये दोनों में अंतर जो है 20 जो है डिग्री का अगर अंतर हो जाता है तो हम लोग इसको जो है आइसोलेट कर देते हैं, या चलने लायक होता है। उसके उससे ज़्यादा अगर है तो चलने लायक नहीं है। वहीं अगर एल एच बी तो इसमें जो होता है 15 डिग्री होता है। ठीक है, 15 डिग्री से अगर दोनों, मतलब कि बेयरिंग में अंतर जो हो जाएगा गर्मी में, मतलब कि हॉट हॉट में ये जितना गर्म है और दोनों के गर्मी में अगर 15 डिग्री का अंतर हो जाएगा तो उसको जो है हम लोग आइसोलेट, मतलब कि बदल देते हैं, अलग कर देते हैं अगले किसी भी स्टेशन के बाद उसको। और बेयरिंग का जो है अधिकतम जो है हीटिंग जो है 80 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने अंतर बताया कि आईसीएफ में 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए दोनों बेयरिंग में हीटिंग में, और एलएचबी में 15 डिग्री का। लेकिन अगर बेयरिंग की अगर बात करें, मतलब कि इस कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये जब हम लोग वर्कशॉप में अगर फिट भी करते हैं तो इंडक्शन हीटिंग के द्वारा एक्सल पर जब हम लोग बेयरिंग को फिट करते हैं उस वक्त भी इंडक्शन हीटिंग द्वारा 80 डिग्री से ज़्यादा हम लोग गर्म नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि डिब्बे में ब्रेक बाइंडिंग की पहचान कैसी होती है। तो ब्रेक बाइंडिंग का मतलब होता है कि ब्रेक जो है लग जाता है, यानी चक्का घसीटने लगता है। बाइंडिंग का मतलब होता है कि ब्रेक जाम हो गया है, मतलब कि चक्का जाम होना। तो क्या होगा कि देखिए इसमें सी ऑप्शन में लिखा है कि पहिया जो है घसीटने लगता है। ठीक है, यानी स्कीडिंग होने लगता है, जिससे पता चलता है कि ब्रेक बाइंडिंग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि ट्रेन पार्टिंग की पहचान कैसी होती है। ट्रेन पार्टिंग का मतलब है कि पार्ट, मतलब कि दो पार्टों में बंट जाना। ठीक है, यानी ट्रेन एक को दो भागों में बंट जाना। तो वो कैसे पता चलता है, तो लोको पायलट को वहां अपने उसके मदरबोर्ड में जो है वहां पर जो है जो उसका वहां पर कांटा जो लगा हुआ है उसमें बीपी का प्रेशर शून्य दिखाएगा। ठीक है, देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है कि लोको में बीपी का प्रेशर शून्य होने से, जब लोको पायलट देखेगा कि बीपी का प्रेशर शून्य हो गया है तो तुरंत वो समझ जाएगा कि मेरा ट्रेन जो है पार्टिंग हो गया है, मतलब कि दो पार्ट में बंट गया है। ठीक है, उस स्थिति में गाड़ी को रोक करके फिर अपना
जो भी कार्रवाई करना होगा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हॉट एक्सल यानी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि हॉट एक्सल में कौन से लक्षण होते हैं। देखिए एक नंबर है, पढ़िए कि एक्सल बॉक्स गर्म होना, एक्सल बॉक्स का लाल होना, ग्रीस के छिट्टे दिखाई देना। ठीक है, तो यह तीनों हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सल बॉक्स जो गर्म हो जाएगा उस स्थिति में जो है बक्स जो है गर्म हो जाएगा, लाल दिखाई देगा, और ग्रीस जो है इतना ना गर्म हो जाएगा ताकि ग्रीस की मतलब कि एकदम पतला हो जाएगा, और जरा सा भी कहीं भी सुराग होगा उस स्थिति वो निकल करके बाहर छिट्टे के रूप में दिखाई देने लगेगा। इसलिए पूरा के पूरा 16 का सही है, ABCD सब सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि हॉट एक्सल होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हॉट एक्सल होने पर कितना होना चाहिए, तो देखिए हॉट एक्सल में 60 होना चाहिए। ठीक है, जब हॉट एक्सल हो जाता है उस स्थिति में ट्रेन का जो है अधिकतम गति 60 किलोमीटर हो जाता है, तथा कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एयर स्प्रिंग जो लगा होता है, एयर स्प्रिंग जो LHB ICF में कहीं हाइब्रिड कोच में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, एयर स्प्रिंग उसको भी अगर फट जाता है उसका भी 60 किलोमीटर के रेंज में हम लोग 60 किलो पर घंटा के हिसाब से हम लोग चलाते हैं। यानी अगर स्प्रिंग अगर फट जाए या एक्सल अगर हॉट हो जाए उस स्थिति में 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हम लोग चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि डिब्बे में फ्लैट टायर होने पर क्या कारण हो सकता है। डिब्बे का फ्लैट टायर होने का क्या कारण हो सकता है, तो सी में देखिए लिख रहा है कि ब्रेक वाइंडिंग हो जाएगा, यानी चक्का जब घिसटने लगेगा यानी स्कीडिंग जब होने लगेगा तो चक्का जो है जल्दी से मतलब कि घिस जाएगा और फ्लैट टायर हो जाएगा, मतलब कि फ्लेंज की गहराई जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है नीचे जितने भी बोल्ट लगे हैं लाइन पर उसको काटना चालू कर देगा, जिसके कारण लाइन गड़बड़ हो जाएगी। उस स्थिति में हम लोग को चक्का को बदलना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिब्बे में फ्लैट टायर होने का कारण क्या है, तो ब्रेक वाइंडिंग यानी स्कीडिंग का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि दो बैगन के CBC की ऊंचाई में अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए। ठीक है, दो बैगन के CBC की ऊंचाई में कितना अंतर होना चाहिए, तो देखिए सी में दिया है 75 mm। ठीक है, तो 75 mm में कैसे आया इसको भी हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं कि अधिकतम इसका हाइट जो होता है CBC का यहाँ पर दिया हुआ है 1105 होता है। ठीक है, 1105, और न्यूनतम जो होता है 10 जो है 30 होता है। ठीक है, 10 इसको जो है घटा लीजिए। ठीक है, तो 5 के 5 ही हो गया, 10 में से 3 गया 7, यानी ये दोनों का अंतर जो है गैदरिंग रेंज जो है मतलब इसको वो हम कह सकते हैं कि ये जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैदरिंग रेंज तो वर्टिकल जो है 90 mm है, हॉरिजॉन्टल जो है 110 mm होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है कितना का ऊंचाई में अंतर पूछ रहा है, तो 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम 1105, न्यूनतम जो है 1030 होता है, और इससे इसके अंतर जो है घटाने पर 75 आ रहा है। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो CBC को फंसने में यानी एक दूसरे को क्लैंप करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि दो कोच के बफर की ऊंचाई में अधिकतम कितना का अंतर अनुमेय है। ठीक है, कोच की बात कर रहा है, कोच के बफर की ऊंचाई में देखिए आंसर में यहाँ पर 60 दिया हुआ है, लेकिन 60 जो है नहीं होगा, इसका सही आंसर 75 ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में मैंने बताया है दोनों को घटा करके, और सभी का ऊंचाई जो है उतना ही होता है, अधिकतम 1105, न्यूनतम 1030, और 100 ईसू जो है 1090 तक हम लोग 100 से इशू कर देते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जनरली जो है इससे ज़्यादा मतलब 1030 न्यूनतम मतलब लोडेड स्थिति में हो गया। इम्पीटी मतलब खाली स्थिति में जो है टेयर कंडीशन में जो है 1105 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि खाली स्थिति में कोच की रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। देखिए यहाँ पर आ गया खाली स्थिति में इम्पीटी मतलब कि खाली स्थिति में रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई CBC का 1105 होता है, तथा भरी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कि भरी स्थिति में 1030 होता है, और इसी को जब हम घटाएंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा, जो इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 23 में चलते हैं। देखिए LDC रेलवे JEE और AWM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें तथा लाइक एवं शेयर जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि भरी स्थिति में बैगन के CBC की रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। देखिए अधिकतम कह रहा है, और यहाँ पर जो है भरी स्थिति में जब यह भरी है मतलब कि लोडेड स्थिति में अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा। जब लोड है तो वजन पड़ेगा तो निश्चित है कि नीचे आएगा, जब लोड स्थिति होगा तो यहाँ 1030 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि 60 वैगन के ट्रेन में 3 वैगन
डीबी आइसोलेट करने पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। 60 वो बैगन उसमें लगा हुआ है और 3 बैगन का डीबी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है आइसोलेट करने पर यानी अलग करने पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा, तो उस स्थिति में ब्रेक पावर जो है 95% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि डिब्बे में फ्लैट टायर किससे मापते हैं, ठीक है। फ्लैट टायर जो होता है, चक्के का जो फ्लैंज जो है ज्यादा मतलब कि ऊंचा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, उसको मतलब किस, तो उसके लिए एक स्केल बना होता है, ठीक है, जिसका नाम है स्टील स्केल, ठीक है। तो फ्लैट टायर के लिए वो मापने का ही है वो स्केल है, तथा कागज की पट्टी से। उस तरह जनरली ऐसे कागज की पट्टी से नापकर फिर हमको स्केल पर ले जाना पड़ता है और उसको नाप लेते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर बताया कि फ्लैट टायर की सीमा जो है, फ्लैट टायर की सीमा जो है वैगन में जो है 60 mm, 60 mm, और कोच में जो है, कोच में 50 mm होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, अब 26 खत्म हो गया, अब जनरल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जनरल जो है आईसीएफ एलएचबी वैगन सभी से आपको क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ कैसे आप लोग को मिलेगा, मैं वीडियो के अंत में मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग मंगा सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर बन गए हैं तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर, अब जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। एक में क्या कह रहा है कि एक बीएलसी यूनिट में कितने कितने बैगन होते हैं, ठीक है। एक बीएलसी बैगन में, यानी बीएलसी का मतलब होता है बोगी लो कंटेनर, बोगी लो कंटेनर। तो बोगी लो कंटेनर में जो है कितने वैगन होते हैं, तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि इसमें जो है देखिए सी में दिया हुआ है 5 यूनिट होता है, मतलब कि इसको काट दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 यूनिट होता है। तो 5 यूनिट में देखिए ये दोनों के जो बाहर होते हैं लास्ट वाले, इसको हम लोग ए कार कहते हैं। अब बच गया जो ये 3 गो कार, इसको हम लोग बी कार कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों साइड वाले जो बाहर वाले हैं उसको ए कार बोलते हैं और बीच में 3 कार जो बच गया उसको हम लोग बी कार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बीएलसी यूनिट में कितने बीएलसी ए बैगन होते, देखिए यहाँ पर ए की बात कर रहा है, ए बैगन कितने जो है ए होता है, तो ए जो होता है 2 होता है, ठीक है। कितना है यहाँ पर 2 होते हैं, क्योंकि दोनों साइड वाले को हम लोग ए कार कहते हैं और बीच में 3 गो जो कार बच गया वो बी कार हो गया। अगर यहाँ पर बी कार की अगर क्वेश्चन करता तो बी जो है 3 होता है और ए जो है 2 होता है, दोनों मिलाकर के 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक बीएलसी यूनिट में कितने बीएलसी बी वैगन होते हैं, ठीक है। तो बीएलसी बी वैगन, तो बी हम अभी बताया कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 अभी हमने बताया कि टोटल 5 होते हैं। 5 में दोनों साइड वाला जो है, दोनों साइड वाला ए कार हो गया, बीच में 3 कार जो बच गया वह बी कार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक बीएलसी कंटेनर रेक में कितने बीएलसी यूनिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। एक बीएलसी कंटेनर रेक में कितने बीएलसी यूनिट होते हैं, ठीक है। तो बीएलसी कंटेनर में कितने बीएलसी यूनिट होते हैं, तो ये तो टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। कितने होते हैं 5, जिसमें 2 जो है ए कार, बीच में जो बच गया 3 गो वो बी कार हो गया, ठीक है। आईसीएफ क्या, देखिए यहाँ पर 5 नंबर में क्या कह रहा है कि आईसीएफ का पूरा नाम क्या है, तो आईसीएफ का पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए एल एच बी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए ए नंबर में दिया है कि लिफ हाफमैन बूस होता है, बोस, लिंक हाफमैन बूस। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एमबीएस का पूरा नाम क्या है, एमबीएस यानी मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम, यानी एमबीएस का फुल फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन में देखिए मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम। इस सबको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, तब इसको याद कीजिए, बहुत ही याद करने में सुविधा होगी। 8 नंबर में देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीएमबीसी, बीएमबीसी का पूरा नाम क्या है, बीएमबीसी का फुल फॉर्म यह पूछ रहा है, तो इसका हो जाता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो बीएमबीसी का प्रयोग जो है, बीएमबीसी बीएमबीसी का प्रयोग जो है आईसीएफ में करते हैं, आईसीएफ में हम लोग करते हैं। और फिएट का
फीएट का हम लोग एलएचबी में करते हैं, ठीक है, एलएचबी में हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये भी बता दें कि बीएमबीसी जो है आईसीएफ में लगा रहता है और उसमें सिलेंडरों की संख्या जो है कोच में 4 और बोगी में पूछे तो 2 होता है, ठीक है। और फिएट बोगी में अगर सिलेंडरों की संख्या पूछता है तो 4 हो जाएगा और कोच में 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि बीएमबीसी ब्रेक सिस्टम में कौन से डिब्बे लगा रहता है। तो बीएमबीसी मतलब कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में आईसीएफ का लगा रहता है, ठीक है। आईसीएफ में बीएमबीसी का प्रयोग किया जाता है और फिएट का प्रयोग एलएचबी में हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि बीएमबीएस ब्रेक सिस्टम के कौन से डिब्बे लगा रहता है। तो बीएमबीएस देखिए यहाँ पर एस आ गया, ठीक है, वो कितना क्या था बीएमबीसी और इसमें क्या है बीएमबीएस। बीएमबीएस बीएमबीएस में इसमें अगर सिलेंडरों की संख्या एक मतलब कि वैगन में अगर करें तो 2 होता है, ठीक है। बीएमबीएस में 2 हो जाएगा सिलेंडर और बीएमबीसी में एक कोच में 4 हो जाता है सिलेंडरों की संख्या, याद रखिएगा। और बीएमबीएस यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म हुआ, ये जो है बैगन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम में कौन से डिब्बे लगे रहते हैं। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, एक्सल जिस एक्सल पर डिस्क लगा रहता है उसमें कौन से डिब्बे में लगा रहता है। तो सीधी सी बात है कि एलएचबी में होता है, ठीक है। एलएचबी कोच में डिस्क लगा रहता है और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर होता है और एक कोच में 8 डिस्क होते हैं, इसलिए 8 सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक कौन से डिब्बे में लगा रहता है। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है ये नए कोच जो है एलएचबी जो आया है उसमें लगा रहता है, आईसीएफ में या नहीं लगा रहता है। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है एलएचबी में लगा रहता है, ठीक है। वीडियो में अगर यहाँ तक बन गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा पीडीएफ प्राप्त करें और अच्छा से अच्छा एलडीसीजीआई की तैयारी करें तथा आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डिंग, उस सभी का वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी का यहाँ से पीडीएफ आप पा सकते हैं और अच्छे से अच्छे एलडीसीजीआई एडब्ल्यूएम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट भी हर संडे को संडे फ्री में एकदम लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म में पूछ रहा है कि नाम क्या है। तो व्हील स्लाइड, क्या लिखा है, व्हील स्लाइड प्रिवेंशन, जो कि गलत है, ठीक है। इसका होगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी कितना में दिया है, सी नंबर में दिया है। इसका सही आंसर जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये जो है गलत दिया हुआ है। डब्ल्यूएसबी का फुल फॉर्म जो है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एपीएम का पूरा नाम क्या है। एपीएम का फुल फॉर्म में पूछ रहा है, इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फुल फॉर्म एक जगह लिख करके याद करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ का कह रहा है 15 में कि एलएसडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एलएसडी का पूरा नाम क्या है। तो एलएसडी का पूरा नाम हो जाएगा लोड सेंसिंग डिवाइस, लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। 16 नंबर में देखिए एसएबी, एसएबी का पूरा नाम यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो स्लैंक एडजस्टर बैरल, ठीक है, स्लैंक एडजस्टर बैरल जो है इसका फुल फॉर्म हो गया एसएबी का। इसका जो काम होता है ब्रेक को जो है एडजस्ट करता है, ठीक है ना, कम या ज्यादा लगाने में वो मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि डीबी का पूरा नाम यानी डीबी का फुल फॉर्म कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो गया। क्या लिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व, ठीक है। इसका डीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी हो जाएगा सी नंबर में लिखा हुआ है, जो कि ये जो है एक गलत है, यानी सी नंबर में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो जाएगा, ठीक है। डीबी का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हो जाएगा। और 18 नंबर में क्या कर रहा है, ए आर का पूरा नाम क्या है। तो ए आर का नाम जो है एक्जुलरी रिजर्वायर होता है, ठीक है, एक्जुलरी रिजर्वायर। ए आर का पूरा नाम होता है एक्जुलरी। ए आर का बारे में अगर हम बता दें यहाँ पर ए आर का, देखिए ए आर जो होता है एक्जुलरी रिजर्वायर जो है 200 लीटर का होता है आईसीएफ में, ठीक है। आईसीएफ में 200 लीटर का होता है, आईसीएफ में 200 लीटर का एक ही जो है टैंक होता है, एक ही टैंक होता है। लेकिन एलएचबी कोच में, एलएचबी कोच में जो है एआर जो है यहाँ भी 200 लीटर का ही होता है, लेकिन दो पार्ट में होता है। एक होता है 175 लीटर का जो हम लोग ब्रेकिंग पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और एक होता है 25 लीटर का जो कि एक टॉयलेट पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं नहीं, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100
125 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये 75 लीटर का जो बच गया, ये जो है हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि कंट्रोल 20 में कि सीपीबी यानी सीपीबी का पूरा नाम क्या है, यानी सीपीबी यानी कॉमन पाइप ब्रैकेट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट हो जाएगा। कॉमन पाइप ब्रैकेट पर ही डीबी लगा रहता है, ठीक है। यही कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि कम डीबी कहाँ माउंट होता है, कहाँ पर लगा रहता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट पर, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है सीपीबी का फुल फॉर्म कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि फिएट का पूरा नाम क्या है। फिएट, फिएट जो है, फिएट बोगी जो है हम लोग एलएचबी में प्रयोग करते हैं, उसका पूरा नाम क्या है पूछ रहा है। तो इसका होगा फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, ठीक है। ये जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछता है कि फिएट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, कोचिंग स्टॉक में फीड पाइप होम हेड का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो बीपी का आपको हम बता दें कि बीपी का यानी ब्रेक पाइप का हरा होता है, और एफ पी मतलब कि फीड पाइप का सफेद होता है, ठीक है, सफेद होता है। तो ये दोनों का अगर बीपी में भी ये भी कहीं कहीं पूछ देता है कि कट ऑफ एंगल का रंग कैसा होता है, तो बीपी का पाइप हो या कट ऑफ एंगल हरा होता है, और एफपी का कट ऑफ एंगल या पाइप वो सफेद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि कोचिंग स्टॉक में ब्रेक पाइप यानी बीपी का हम हेड का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ बताया कि बीपी का कट ऑफ एंगल हो या पाइप हो हरा फॉर्म हेड होता है, और एफपी का सफेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि सीबीसी का पूरा नाम क्या है, तो सीबीसी का मतलब होता है सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर इसका होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करें कि फीवा डिवाइस किससे संबंधित है, ठीक है। फीवा जो है किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन देखिए डी नंबर में दिया हुआ है कि एयर स्प्रिंग क्षतिग्रस्त होने से, क्षतिग्रस्त जब एयर स्प्रिंग जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फीवा जो है इंडिकेट करने लगेगा कि एयर स्प्रिंग फट गया है, ठीक है। इसलिए फीवा का वहां प्रयोग करते हैं जिस गाड़ी में एयर स्प्रिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, वहां पर फीवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि एक पूंछ में कितने फीवा डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। या एक पूंछ में कह रहा है कि 4, क्योंकि एक पूंछ में 4 एक्सल होते हैं, और प्रत्येक एक्सल पर मतलब कि एक फीवा डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, पूंछ में लगे फीवा डिवाइस में कितने व्यास का चोक दाया होता है। देखिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर फंस रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए ये नहीं इंडिकेट किया है कि एलएचबी या आईसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि एलएचबी का जो है 19 mm होता है, और आईसीएफ का जो है 8 mm होता है, ठीक है, 8 mm होता है। पूंछ में लगे फीवा डिवाइस कितने व्यास का चोकदार होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 19 भी दिया है और 8 भी दिया है। तो 19 जो है एलएचबी का है, एलएचबी का है, और आईसीएफ में 8 mm होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जनरल से पहले जो है मैंने 25 क्वेश्चन को मैंने कराए थे, और इसमें जो है 27 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गया। मैं 50 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं बनाता हूं, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं रोकूंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर जो है 96 93 57 14 26 है, इस पर आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। और फालतू का मैसेज कृपया करके आप लोग नहीं करेंगे। जिन भाइयों को लेना होगा वहीं जो है इस पर मैसेज करेंगे। जो एलडीसी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से संग्रहित करके गेस क्वेश्चन, और परीक्षा आता है उस वक्त क्रैश कोर्स करके उस वक्त भी क्रैश कोर्स का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, और अच्छे से अच्छे तैयारी यहाँ से कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ संडे को संडे आपको फ्री में टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। और जो भाई जैसे कर्मचारी भाई जो हैं यानी हेल्पर से जो टेक्नीशियन टेक थर्ड में जो होते हैं प्रमोशन या एलडीसी के तहत 25%, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछता है, उसको भी यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पीडीएफ है, जैसे आपको आईसीएफ एलएचबी वैगन डेमो मेमो या वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी का पीडीएफ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तथा आईटीआई के जितने भी
ट्रेड है मैकेनिकल का, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, उस सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कर्मचारी भाई ये सोचते हैं कि जब आएगा परीक्षा उस वक्त जो है हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, लेकिन ये सोच गलत है। उन लोगों को पहले से पीडीएफ ले करके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं और कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वो शब्द जो है जल्दी याद नहीं होता है, उस शब्द को समझने के लिए 6 महीना लगभग लग जाते हैं। इसलिए परीक्षा मुंह पर आने पर तैयारी अगर करना सोचे तो कठिन हो जाएगा और रिजल्ट आपका नहीं होगा। इसलिए पहले से पीडीएफ ले करके आप लोग पढ़ना अभी से ही चालू कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हम अपने यही वीडियो को समाप्त करते हैं।